नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है इसमें। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। मतलब आपको जो यहाँ पर डिजीज दी गई हैं अलग अलग, वो आपको बताना है कौन सी डिजीज इसमें कम्युनिकेबल है और कौन सी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के को स्प्रेड हो सकती है। तो पहला कोल्ड एंड फ्लू आप देखेंगे कम्युनिकेबल होगी। इसके बाद आप टाइफाइड देखेंगे, टाइफाइड भी जो कम्युनिकेबल डिजीज है। और चिकन पॉक्स जो चेचक होता है भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। लेकिन डायबिटीज की बात करी जाए, ये नॉन कम्युनिकेबल है। और अस्थमा जो होता है ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बिल्कुल ठीक। फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा है, जो कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज, मीजल्स, तो इनमें नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी हो जाएगी। तो नॉन कम्युनिकेबल आप देखेंगे टाइफाइड नहीं होगी, अस्थमा हो जाएगी, डायबिटीज भी हो जाएगी, मीजल्स जो है कम्युनिकेबल है। तो 2 एंड 3 सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। देयर इज फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। तो फ्लू आउटब्रेक हुआ है स्कूल में। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट। तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो बहुत सारे बच्चे फिर भी आ रहे हैं और खांस रहे हैं, कफिंग हो रही है उनको। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो फर्दर स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं स्कूल के द्वारा। तो पहला तो ऑप्शन ये हो सकता है कि जो सिक स्टूडेंट्स हैं उनसे घर पे ही रहने को कहा जाए, जिससे जो डिजीज है वो दूसरों को ना स्प्रेड हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने माउथ को, जब वो खांसे तो माउथ को अपना हैंकरचीफ से कवर कर लें। ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। तीसरा कहीं न कहीं ये हो सकता है कि जो क्लासरूम्स हैं उनकी बाकायदा प्रॉपर क्लीनिंग करी जाए, जो सैनिटाइजेशन होता है वो प्रोसेस किया जाए वहाँ पे। तो ये कहीं न कहीं रोका जा सकता है। सेकंड कह रहा है इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विद यू स्टार्ट शोइंग सिम्पटम्स ऑफ द फ्लू। अब देखिए जो आपके साथ बैठ रहा है, मान लीजिए उसको ही दिखाई पड़ा आपको कि उसको फ्लू हो गया है। हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। तो मतलब आपको किस तरीके से बिहेव करना है, तो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर भी ना हो और उसको भी हर्ट ना हो, ऐसा आपको बिहेवियर करना है। ये आपको यहाँ पर बताना है किस तरीके से आप बिहेव करेंगे। तो सिंपल सी बात करी जा सकती है, या बहुत इसके आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेनली ये किया जा सकता है कि जो आपका दोस्त है, जो क्लासमेट है, उसको बताया जा सकता है कि वो मेडिसिन जाके ले ले। जो स्कूल में देखा होगा आपने, छोटे-छोटे से डिस्पेंसरी टाइप के होते हैं जहाँ पे मेडिसिन फ्री में मिल जाते हैं। वहाँ से वो जाके मेडिसिन बच्चा ले सकता है स्कूल में ही। ठीक है? या टीचर से बात कर सकता है, टीचर उसको मेडिसिन दिला देंगे। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपने माउथ को, अपने नाक को बंद करके रखना है। ठीक है? कवर करके रखना है माउथ और नोज को। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से ही सारे बैक्टीरियाज और वायरस जाते हैं शरीर के अंदर। तो पहला तो आप ये कर सकते हैं। बार-बार जो है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे क्या कहा जाता था कि एक डिस्टेंस बना के रखनी है। तो इन्फेक्टेड बच्चों से एक डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। सैनिटाइज़ बहुत ज़्यादा, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए। मान लिया आप कोई चीज़ टच कर रहे हैं आस-पास, तो अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज़ कर लीजिए, ये भी इसमें किया जा सकता है। योर फैमिली इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज़ प्रेवलेंट। अब देखिए आपकी फैमिली जो है ऐसी सिटी में जाना चाह रही है जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है, या मलेरिया वहाँ बहुत फैलता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। तो बिफोर अगर देखा जाए, तो पहले बिफोर की बात अगर करी जाए कि जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जाने से पहले क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी दवाई है जो एंटी मलेरियल हो, उसको लिया जा सकता है। या वैक्सीन्स हो, लगवाई जा सकती है। दूसरा ये है कि जो नेट्स होते हैं, जो मच्छरदानी होती है, मॉस्किटो नेट्स, उसको अपने साथ में लेके जाया जा सकता है। ड्यूरिंग में क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग में जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जो मॉस्किटो का रिपेलेंट होते हैं, लिक्विड आता है। ठीक है? जो हाथ पैर में लगाया जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट में आप देखेंगे ऑल आउट मॉस्किटो ऐसे करके बहुत सारे आते हैं। उसको मॉर्टीन करके आता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे मच्छर कमरे में ना रहें। ठीक है? और तीसरा क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन
अब देखिए ड्यूरिंग हो गया, आफ्टर द ट्रिप, आफ्टर द ट्रिप के बाद आप आफ्टर कैसे, मतलब बाद में क्या इसमें प्रिवेंशन चाहिए? तो इस मतलब जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो हेल्थ की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। जैसे मान लीजिए तबीयत खराब हो रही है, उसके आने के बाद तो कहीं न कहीं वो जो सिम्पटम्स हो सकते हैं मलेरिया के हैं कि नहीं हैं, आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग? तो कैसे आप इम्पोर्टेंस को समझा सकते हैं? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे समझाया जाएगा अपने सिबलिंग्स को कि इम्पोर्टेंस क्या होती है मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स की। तो देखिए मेनली समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं जैसे मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट जो हैं, इनसे क्या होगा, जो मॉस्किटो हैं वो बाइट नहीं कर पाएँगे, मॉस्किटो हमारे आस-पास नहीं आ पाएँगे और जो मॉस्किटो से रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू ये सब नहीं फैलेगा, ठीक है? तो ऐसे समझाया जा सकता है, और क्योंकि बहुत सारी डेथ भारत में और मतलब पूरे वर्ल्ड में होती है इन डिजीज़ेज़ के थ्रू। व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज? अगर मान लिया ट्रैवलर ने इग्नोर कर दिया ऐसी हेल्थ एडवाइजरी तो क्या हो जाएगा? तो हो सकता है उसको कोई मलेरिया का मॉस्किटो जो है एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर ले और उसको मलेरिया हो सकता है, और मलेरिया हो जाएगा तो फिर उसकी मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सीरियस इलनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट विद हिज फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा दोस्त लोग जब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं तो साथ का जो लड़का है या लड़की है जो नहीं भी पीता है सिगरेट या जो भी चीज़ है, वो पीने लग जाता है, जिससे एक मतलब कंपनी मिल जाए, एक साथ में रहें। जबकि ये चीज़ पता है कि जो स्मोकिंग होती है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म करती है और डेथ भी हो सकती है इससे। व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? तो आप उससे क्या कह सकते हैं? आपको रूड भी नहीं होना है अपने दोस्त के लिए, और उसको कैसे रोक सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए हर बच्चे का यहाँ पर आंसर जो है वो अलग-अलग हो सकता है। बात क्या है, मेनली उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, पोलाइट तरीके से उसको समझा सकते हैं। यही मेनली किया जा सकता है। उसको बता सकते हैं कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये हार्ट डिजीज़ेज़ कॉज़ करता है। ये सारी जानकारी उसको फ़िलहाल दे सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है? तो अंकल जो हैं उनको इस तरीके से समझाया जा सकता है। व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट पार्टी? अब जैसे मान लीजिए आपके एक दोस्त ने आपको एक सिगरेट दी कि आप इसको पीजिए, तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे? तो देखिए पहला तो है कि जो रिएक्शन हमको देना है बहुत ही पोलाइट रिएक्शन होना चाहिए, और ये नहीं कि हम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नो तो करेंगे लेकिन एक पोलाइट वे में करेंगे, और जो पी रहा होगा, जो आपका दोस्त है जो पीता है मान लीजिए सिगरेट, तो उसको भी मना करेंगे कि ये ठीक नहीं है क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स? तो स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है जिससे बच्चे जो हैं स्कूल के वो ऐसी खराब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो? स्कूल किस तरीके से हेल्प कर सकता है? तो पहला तो ये है, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है, ठीक है? अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स को लेके स्कूल आ सकता है, मतलब स्कूल ऐसे कुछ डॉक्टर्स को इनवाइट कर सकता है जो बच्चों को अवेयरनेस दें या बातें बताएं कि किस तरीके से जो ये है, किस तरीके से हमारे समाज में सोसाइटी में बढ़ रहा है, और बच्चे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसके नुकसान बताए जिससे बच्चे उसकी तरफ मोटिवेट या इंस्पायर ना हो। ठीक है, मतलब उसको गलत ही माने, उसको सही ना माने। ठीक है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बुलाया जा सकता है, पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करी जा सकती है, ये सब हो सकता है। सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन। तो सानिया जो है वो अपने दोस्त विनीता को बताती है कि एंटीबायोटिक जो है वो किसी भी इन्फेक्शन को क्योर कर सकता है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीजेज, इसलिए हम लोग को डिजीज के बारे में वरी नहीं करना चाहिए। व्हाट क्वेश्चन कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखिए सारी डिजीजेस को पहली बात क्योर नहीं कर सकता, केवल उन्हीं डिजीज को कोर्स क्योर कर सकता है जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब लेकिन मान लीजिए वायरल फीवर हुआ, अब वायरल फीवर जो है बैक्टीरिया से नहीं होता, ये किससे होता है? वायरस से होता है। अब वायरस से अगर मान लीजिए कोई डिजीज हो रही है तो उसको एंटीबायोटिक नहीं सही कर पाएगी क्योंकि वो बैक्टीरियल डिजीज को सही करती है। ठीक है, तो मान लीजिए वायरल फीवर हुआ, आपने एंटीबायोटिक खा लिया,
तो क्या होगा, आपकी डिजीज तो नहीं सही होगी, जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी, और साथ ही साथ जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं आपके शरीर में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएंगे, और आपके बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं रह जाएगी। ऐसे समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ पे आपको करना है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डेंगू केसेस। कुछ डेंगू केसेस दे दिए गए हैं, जैसे जनवरी में 10 केसेस आए, फेब में 12 आए, मार्च में 15 आए, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं, हर एक मंथ का आपको दिया गया है। सबसे ज्यादा जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ रहे हैं। ठीक है। मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस। अब देखिए बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। आप वाई एक्सिस पे क्या ले लीजिए, नंबर ऑफ डेंगू केसेस ले लीजिए, और इधर क्या ले लीजिए, मंथ ले लीजिए। ठीक है। तो ये मंथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डेंगू केसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप चाहें तो प्लॉट कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके इधर प्लॉट कर लीजिएगा, और यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके प्लॉट कर लीजिएगा। अब जो आपने प्लॉट किया, ऐसे मान लीजिए 10 प्लॉट किया, तो आप देख सकते हैं जनवरी में 10 था, तो ये 10 ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से फेब में 12 था, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आइए, फेब में 12 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप पूरा बार चार्ट बना लेंगे। अगले में कहा गया, इन विच 3 मंथ वर द डेंगू केसेस हाई। तो डेंगू केसेस किन मंथ में हाई हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का मंथ है, इसमें 65 केसेस है, और ये सबसे हाईएस्ट है। इन विच केस मंथ वर द केसेस लोवेस्ट। अब लोवेस्ट देखिए कहाँ पे है, 10 से कम कहाँ है, 10 से कम हमको नहीं लगता कहीं पे है, तो यही जो है जनवरी जो है, इसी में सबसे लोवेस्ट केस होंगे। What natural or environmental factors during the peak month might contribute to increase in dengue cases? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताने हैं ड्यूरिंग द पीक मंथ माइट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस। जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप देखेंगे तो इसमें मानसून का सीजन होता है, और मानसून के केस में क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, और मॉइस्ट क्लाइमेट में जो केसेस होते हैं वायरस के, या ये कह सकते हैं जो मच्छर होते हैं, वो ज़्यादा ब्रीड करते हैं, ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और उस वजह से हो सकता है कि डेंगू जो है वो तेजी से फैल गया हो। ठीक है। सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। अब डेंगू को रोकने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए जा सकते हैं, तो पहला ये है, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको रेगुलर स्प्रे किया जाए। दूसरा ये है, साफ सफाई रखी जाए, जो नालियां हैं उसको मतलब ऐसे सीजन जो रेनी सीजन्स होते हैं उसको आने से पहले साफ करा लिया जाए, जिससे प्रॉपर ड्रेनेज हो सके, पानी ना भरे। ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके बाद जो है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि वो नेट्स या रिपेलेंट्स को यूज करें। ये सब चीजें बताई जा सकती हैं। अगला देखिए, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन। आप स्कूल हेल्थ कैंपेन में इंचार्ज हैं। व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो अभी हमने देखा था, जैसे जो हम लोग ने अभी फीवर वाला देखा था, फ्लू वाला देखा था, उसमें हम लोग ने जो जो मेथड यूज किए थे, जैसे सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। माउथ और नोज को कवर करके रखना चाहिए। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल डिजीज, अगर मान लीजिए एंटीवायरल कोई मेडिसिन होती है उसको लेना चाहिए, अगर मान लीजिए वायरल फीवर हो जाता है तो। ठीक है। और इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। ये सारी चीजें आप कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है। हेल्थ कैंपेन में उसको यूज कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डेंगू, आप नॉन कम्युनिकेबल में आप देखेंगे डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा हो जाएगा। इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो पहले तो यही है, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। डाइट में शुगर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बहुत एक्सेस में शुगर नहीं लेनी चाहिए। दूसरा ये कर सकते हैं कि जो फास्ट फूड्स का कल्चर चला है उसके खिलाफ भी प्रचार कर सकते हैं, मतलब उसको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो शरीर में जाके फिर नुकसान करते हैं, हेल्थ डिजीजेस कॉज करते हैं। ये सारी बातें वहां पर हम लोग रख सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं जो आप इसमें रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ और फ्लू। सही बात है। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। तो अभी हमने आपको बताया था, एंटीबायोटिक जो है ये किस में हेल्प करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने में हेल्प करती है। अब मान लीजिए वायरल फीवर हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले लिया,
तो एंटीबायोटिक जो है ये आपके शरीर को फ़ायदा नहीं करेगा, मतलब शरीर में जो जो वायरस आ गया है, उसको नहीं ख़त्म करेगा, उल्टा क्या करेगा, जो आपके शरीर में इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज़ हैं, उनको ही मार देगा। तो सेल की जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके एक्सक्रीटा से क्या हो गया, वाटर जो है कंटेमिनेट हो गया। तो कौन कौन सी डिजीज यहाँ पर हो सकती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हेपेटाइटिस से बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है टीबी, ये नहीं होगा। पोलियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा अगर आप देखें, कॉलेरा भी हो सकता है। चिकन पॉक्स दिया गया है, चिकन पॉक्स नहीं होगा। चिकन पॉक्स कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं होता है, तो कंटेमिनेटेड वाटर से हेपेटाइटिस है, जिसको जॉइंडिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, जॉइंडिस भी इसको कहता है। पीलिया, जो आपने सुना होगा, पीलिया जिसको कहते हैं, लिवर की ये प्रॉब्लम होती है। पोलियो आपको पता होगा, पोलियो माइलेटिस है, ये हो सकता है। कॉलरा भी हो सकता है। चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज है, ये इससे नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी नहीं होगा इससे, लेकिन बाकी और चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कोई हमारी बॉडी ने पैथोजन को एनकाउंटर किया, द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो। तो इम्यून रिस्पॉन्स लो होता है, बट ऑन एक्सपोजर टू सेम पैथोजन अगेन एंड अगेन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपने देखा होगा कोविड, जब कोविड आया, ठीक, जिसको पहली बार कोविड हुआ वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हो पाए थे कोविड वायरस के लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में डेवलप नहीं हो पाए थे। तो उन एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ा, वैक्सीन लेनी पड़ी। ठीक, जिससे वो एंटीबॉडीज डेवलप हो पाए। मान लीजिए वैक्सीन ना बनती, क्योंकि बहुत जगह नहीं भी बनी, लेकिन फिर भी कोविड के केसेस धीरे धीरे करके कम हो गए। लोगों को कोविड हो रहा था, फिर भी लोग सही हो जा रहे थे। क्यों सही हो जा रहे थे? क्योंकि अपने आप से हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज बना ही देता है उन वायरस या उन बैक्टीरिया के खिलाफ जो बॉडी में एंटर करते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी वायरस और बैक्टीरिया का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने लग जाती है, और उस एंटीबॉडीज की वजह से हम लोग की बॉडी में जब दूसरी बार वो कांटेक्ट में आता है बैक्टीरिया वायरस, तो हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर्स का सेट था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा इसके नोट्स भी हम लोग ने बनाए हैं, एमसीक्यूज भी बनाए हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।